उसने काशिफा से सारी बात तफसील से बयान की तो वह हैरत से गुंग हो गई। क्या तुझे भी मेरी बातों का यकीन नहीं? इसे यकटुक अपनी जानिब तकती देखकर शगुफ्ता ने शिकवा करने के अंदाज में पूछा। नहीं शगुफ्ता, ऐसी बात नहीं। दरअसल बात यह है कि ऐसी बात अकल कम ही तस्लीम करती है। काशिफा ने ज़रा संभल कर कहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इतनी बड़ी बात तू गलत या इसे अब महज अपने वहम पर महमूल करके नहीं कर सकती। वो इतना कहकर चंद सानियाँ थमी, फिर पुरसोच अंदाज में बोली, देखो शगुफ्ता, तुमने वाकई ये बहादुरी का मुजाहरा किया कि इस शैतानी मखलूक से हमकलाम होकर उसके अज़ाइम का पता लगा लिया, वरना तुम भी घुट घुट कर मर जाती और बाद में यकीनन ये आफत तुम्हारे घर के किसी दूसरे फ़र्द को भी दबोच लेती। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के पीछे जान की दुश्मन बनने वाली इस शैतानी मखलूक की कारिस्तानियों का ताल्लुक़ तुम्हारे ख़ानदान के माजी से है। क्या मतलब? शगुफ्ता ने उलझ कर पूछा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि माजी में तुम्हारे ख़ानदान के किसी फ़र्द से कोई ऐसी गलती या ऐसा कोई काम सरजद हुआ हो जिसकी बिना पर वो बदरू अपना इंतकाम लेना चाहती हो। कम से कम जिस तरह तुमने इस शैतानी मखलूक की बातें मेरे सामने दोहराई हैं, इससे तो यही अंदाज़ा होता है। काशिफा ने कहा। हाँ काशिफा, मुझे तुम्हारी ये बात दिल को लगती है, शगुफ्ता ताईदन बोली। लेकिन अब इसका हल क्या हो? कोई तदारुक? तुम ऐसा करो, अपने अम्मी अब्बू को इस हवाले से कुरेदने की कोशिश करो कि इनसे या माजी बईद में इनके ख़ानदान के किसी फ़र्द से कोई गलती सरजद तो नहीं हुई या कोई किसी आसेबी चक्कर का शिकार रहा हो। काशिफा ने मशवरा दिया। शगुफ्ता को इसकी बात समझ में तो आई, मगर वो कुछ बोली नहीं और खामोशी से घर लौट आई। नासिर से सब्र न हो सका और वो अगले रोज़ ही शाम 6 बजे अपने मामू से एक दोस्त की शादी में शिरकत का बहाना करके आमिर रंगामती से मिलने जा पहुंचा। वो पीर पाड़े में पहुंचा तो पीर पहलवान की दुकान को ढूंढना चंदा दुश्वार न हुआ। वो पहलवान जी की दुकान के सामने वाले दाएं तरफ के 4 घर और एक परचून की दुकान छोड़कर इस नीम तारीख और मुख्तसर सी बंद गली में दाखिल हुआ तो सामने ही इसे रंगामती के घर का दरवाज़ा नज़र आया। वो आगे बढ़ गया। मकान तंगो तारीख ही नज़र आ रहा था और आमिर ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब न मिला तो अचानक इसे याद आया कि रंगामती ने इसे दरवाज़ा खटखटाने को नहीं बल्कि इसे धकेल कर अंदर दाखिल होने का कहा था। फिर इसने ऐसा ही किया। दरवाज़ा अजीब सी चिड़चिड़ाहट के साथ अंदर की तरफ खुलता चला गया। नासिर ने अंदर कदम रख दिया। अब वो एक तंगो तारीख घर के मुख्तसर से सीलन ज़दा सहन में खड़ा था। ये एक कमरे का छोटा सा मकान था जिसकी दरों दीवारों से शिकस्ता हाली और कोहना साली किसी आसेब की तरह चिमटी हुई थी। इसे यहाँ एक अजीब सी वीरानी और वहशत का एहसास हुआ। सामने छोटे से बरामदे में कमरे का दरवाज़ा नज़र आ रहा था जो भिड़ा हुआ था। इसकी मुतवाज़ी झिरी से जर्द रंग की रोशनी नज़र आ रही थी। मान अंदर से एक गूंजदार आवाज़ उभरी, बिटवा अंदर आ जाओ। नासिर आवाज़ को पहचान कर आगे बढ़ा। ये रंगामती की ही आवाज़ थी। वो कमरे के दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने एक तख्तनुमा लंबे चौड़े पलंग पर रंगामती आम से लिबास में बैठा इसकी तरफ घूर रहा था। नासिर को इसका सांवला चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। कमरे में एक कुर्सी भी थी। रंगामती ने इसे इशारे से कुर्सी पर बैठने को कहा। नासिर खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। जाने क्यों इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। रंगामती के सामने तख्तनुमा पलंग पर एक बोसीदा सा टीन का बक्स रखा हुआ था। फिर वह नासिर की तरफ देखकर बेतासुर लहजे में बोला, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। इसी तरह साबुत कदम रहे तो यकीनन तुम अपनी मंजिल पालोगे। नासिर ने ज़रा हिम्मत करके पूछा, आप मेरी इस मामले में क्या मदद करेंगे? जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अब मुझे बताओ क्या चाहते हो? नासिर इसके सवाल पर महजूब सा होता हुआ बोला, मैं शगुफ्ता को हासिल करना चाहता हूँ और इससे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। हमें तुम्हारी जुर्रत पसंद आई, मगर तुम्हें आगे भी इसी तरह हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। एक रोज़ शगुफ्ता तुम्हारे कदमों में होगी। रंगामती ने ड्रामाई लहजे में कहा। मुझे क्या करना होगा? नासिर ने पूछा। शगुफ्ता को हासिल करने के लिए एक अमल, एक ख़ास और पुरअसरार अमल, लेकिन मैं तुम्हें नहीं किसी और से ये अमल कराना होगा। रंगामती के पुरअसरार लहजे पे नासिर इस बात चौंके बगैर ना रह सका और कदरे हैरानी से बोला, किसी और को करना होगा? मगर क्यों? शगुफ्ता को तो मैं हासिल करना चाहता हूँ ना। हाँ, लेकिन ये अमल तुम नहीं करोगे। अलबत्ता तुम इसके हमरा मौजूद ज़रूर होगे। आखिर कौन करेगा ये अमल? नासिर ने पूछा। रंगामती ने चंद सानिया एक गहरी और पुरअसरार खामोशी के बाद कहा, मेरी बात गौर से सुनो। शगुफ्ता पर एक भयानक बदरू का साया है। शगुफ्ता का एक भाई है साजिद, तुम इसे अच्छी तरह जानते होगे। हाँ, वो मेरा दोस्त है, नासिर बोला।
बस फिर ठीक है, तुम इसे इस बात पर मजबूर करोगे कि वो ये अमल करे। मगर वो ये अमल क्यों करेगा? नासिर ने उलझ कर पूछा। बेवकूफ़, मेरी बात समझने की कोशिश करो, रंगामती बोला। सुनो, तुम इससे कहो कि उसकी बहन पर एक बदरू का साया है, और अगर उसका जल्दी खात्मा न किया तो वो शगुफ्ता के साथ उसके सारे घर वालों को एक दिन भयानक मौत की नींद सुला देगी। इसलिए अपनी बहन और अपने घर वालों की खैर चाहते हो तो ये अमल करना पड़ेगा। क्या ये ज़रूरी है? मेरा मतलब है, अगर ये अमल सिर्फ मैं ही अकेला करूँ तो? हरगिज़ नहीं, रंगामती बोला। अगर तुमने ये अमल करने की कोशिश की तो उल्टा तुम्हें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो खूनी मखलूक शगुफ्ता और उसके घर वालों की दुश्मन है, और इसके लिए यही ज़रूरी है कि ये अमल इसके घर का कोई फ़र्द ही अंजाम दे। लेकिन इससे तो नहीं फ़ायदा होगा ना, मुझे क्या हासिल होगा? बेवकूफ़, इसमें तुम्हारा अपना भी फ़ायदा होगा। अब ज़्यादा सवालात मत करो। अपनी महबूबा को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें यह अमल साजिश से करवाना ही पड़ेगा, वरना मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत करो। नासिर के सवालात पर वो ज़रा तेज़ लहजे में बोला। मान नासिर की चश्मे तसव्वुर में शगुफ्ता का रोशन चेहरा रक्सा हो गया। वो इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता था, चाहे इसे कुछ भी करना पड़ता। चुनाचे उसने फ़ौरन हामी भरते हुए पूछा, मुझे मंजूर है, लेकिन ये अमल मुझे, मेरा मतलब है साजिद को कहाँ और किस जगह करना होगा? हाँ, अब की ना तुमने काम की बात। रंगामती एकदम खुश होकर बोला। यह अमल करने के लिए तुम दोनों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारे ही महल्ले में एक पुरानी कोठी है जो बरसों से वीरान और गैर आबाद पड़ी है, जिसे अब कोई ख़रीदने को भी तैयार नहीं। इसे अब अंधेरी कोठी के नाम से मंसूब किया जाता है। अंधेरी कोठी के जिक्र पर नासिर के वजूद में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। वह इस वीरान कोठी के बारे में अच्छी तरह जानता था। वो बरसों से वीरान और गैर आबाद चली आ रही थी। इसके मालिक का भी कोई पता न था। इस कोठी के साथ अजीब व गरीब और मुहय्यरुल अक़ूल वाक़यात मंसूब थे, बल्कि इसकी शोहरत ही इन्हीं खौफनाक वाक़यात के बाइस थी। लोगों के कहने के मुताबिक इस कोठी में कई साल पहले एक कत्ल हुआ था। इस दिन के बाद से इसके अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं, और लोगों ने शाम को इसके करीब से गुजरना तक छोड़ दिया था। रात तो रात, दिन में भी कोठी के अंदर अंधेरा अंधेरा सा नज़र आता था। शायद इसीलिए इस कोठी का नाम अंधेरी कोठी पड़ गया था। कहते हैं कि कोठी के मालिक ने कई बार इसे फ़रोख्त करने की कोशिश की थी। अव्वल तो किसी ने कोठी ख़रीदने की हिम्मत ही न की। जिस किसी ने सस्ते दामों के चक्कर में पड़कर इतने तवील और अरीज़ प्लाट पर फैली कोठी को ख़रीदा भी, तो वह इसके अंदर ज़्यादा से रह ना पाया और अजीब व गरीब हालात का शिकार होकर पागल हो गया या फिर भाग जाने को तरजीह दी। बहर तौर नासिर ने इस काम की फ़ौरन हामी भर ली, तो रंगामती ने उससे ताकीद की कि वो पहले साजिद को रजामंद करके यहाँ लाए, फिर बाद में वो अमल बताएगा कि करना क्या है। नासिर लौट आया। वो अब साजिद का मुंतज़िर था। एक ही महल्ला था, इसलिए साजिद से इसकी मुठभेड़ हो गई। उसने रंगामती की बताई हुई सारी बातें से बता दी और अपनी शगुफ्ता से मोहब्बत का तस्करा गोल कर गया। हाँ यार नासिर, हम वाकई शगुफ्ता की वजह से आजकल बहुत परेशान हैं, मगर तुम्हारी बातों से तो मुझे डर लगने लगा है। हम आखिर इस वीरान और उजाड़ सी खौफनाक अंधेरी कोठरी में कैसे अमल करेंगे? साजिद खौफजदा से लहजे में बोला। अरे यार, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। क्या तुम ये चाहते हो कि इस खूनी मखलूक का एक दिन तुम सब घर वाले शिकार हो जाओ? नासिर ने इसे डराया। हाँ यार, यही सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ। तो बस फिर आज ही मेरे साथ रंगामती के पास चलो। वो मेरा मतलब है हम लोगों की ज़रूर मदद करेगा। इसने बताया कि हमें कोई नुकसान ना होगा और तुम लोगों की जान हमेशा के लिए इस खूनी बदरू से छूट जाएगी। साजिद राज़ी हो गया। नासिर इसे फ़ौरन रंगामती के पास लेकर पहुंचा। रंगामती ने साजिद से कहा कि पूरे 19 दिनों तक लगातार तुम्हें यह अमल इस अंधेरी कोठरी के अंदर करना होगा। वहाँ एक कमरा होगा जिसके अंदर एक कब्र होगी। बस इस कब्र के करीब बैठकर तुम्हें यह अमल करना होगा जो मैं तुम्हें बताता हूँ। रंगामती ने यह कहकर अपने करीब रखे टीन के बोसीदा बॉक्स के अंदर से एक इंसानी खोपड़ी निकाली, जिसे देखकर नासिर और साजिद के अंदर खौफ की लहर सी दौड़ गई। डरने की ज़रूरत नहीं, इस खोपड़ी को कब्र के ऊपर रखकर यह अमल पढ़ना होगा। रंगामती ने यह कहकर साजिद को अजीब व गरीब ज़बान में वो अमल रटा दिया। अल्फाज मुश्किल और अजीब ज़रूर थे, लेकिन बहुत थोड़े और मुख्तसर थे। इन्हें पूरे 1 घंटे तक बार बार दोहराते रहना था। फिर जब खोपड़ी से धुआं उठने लगे तो अमल ख़त्म करके खोपड़ी को दोबारा थैले में डालकर वापस चले आना था। रंगामती ने आखिर में इन्हें ये ताकीद भी की थी कि अमल के दौरान कुछ खौफनाक और डरावने मनाजिर या आवाज़ें इन्हें खौफजदा करने की कोशिश ज़रूर करेंगी, मगर इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये इनका कुछ बिगाड़ ना पाएंगे। हाँ, अगर डर कर इस अमल को अधूरा छोड़कर भागने की कोशिश की तो नुकसान का अंदेशा हो सकता है। ये दोनों रंगमती की बातें अच्छी तरह पल्ले से बांधकर और वो खोपड़ी एक थैले में डाले वहाँ से लौट आए।
ساجد نے اس کھوپڑی کو سنبھالنے کی ذمہ داری ناصر کو سونپ دی تھی۔ اندھیری کوٹری کے مالک کا نام ملک شریف تھا۔ شہر کے وسط میں اس کا اپنا ذاتی 2 منزلہ مکان تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک بلڈر تھا۔ پلاٹ خرید کر اس پر مکانات، دکانیں تعمیر کرنا اور مہنگے داموں سے فروخت کر دیتا تھا۔